पर हम नहीं जानते सोन सिंह भाखड़ा के बारे में। हम तब तक सोन सिंह भाखड़ा के बारे में नहीं जानते जब तक कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ ले। होना ये चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी सोन सिंह भाखड़ा के बारे में जाने। आश्चर्य तो आपको तब होगा जब ये पता चले कि सोन सिंह भाखड़ा आजादी के भी 20 साल बाद तक जीवित रहे थे। इससे भी बड़े अचंभे की बात तब होगी कि उन 20 सालों के अंदर उन्होंने पंजाब में कई बड़े किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अचंभा और भी तब होगा जब हम ये जाने कि जब भगत सिंह जेल के अंदर हुआ करते थे तब सोन सिंह भाखड़ा उस जेल के अंदर थे। भगत सिंह और सब उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखते थे, और भगत सिंह अपनी बुक में भी करतार सिंह सराभा का उनका वर्णन करता है। पर ये हमारी कोर्स की किताबों में क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स। इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। जो जीतता है वो इतिहास को अपने पक्ष के अंदर लिखवाता है। क्योंकि 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद राज कांग्रेस का था, इसलिए वे तमाम लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो महान स्वतंत्रता सेनानी है। किसी के कांकरा भी लगा था ना तो उनको भी मेडल मिले हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिली हुई है। कि पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जनता भागी और कोई छर्रा लग गया किसी के एक, उस आदमी ने भी बाद में स्वतंत्रता सेनानी की मेडल के साथ में पेंशनें उठाई है, यदि वो कांग्रेस से संबंधित था तो। सोन सिंह भाखड़ा ये जो थे ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, ये मजदूर पार्टियों से या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों से दूसरों से संबंधित रहे। इनकी पार्टी की सत्ता आती तो ये सबसे बड़े नेता होते, उनकी पार्टी की सत्ता आई तो वो सबसे बड़े नेता रहे। अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी डफलीन, अपना अपना राग है। पर सोन सिंह भाखड़ा आप याद रखना भाई, बड़े नेता हुए अपने सोन सिंह भाखड़ा। सोन सिंह भाखड़ा याद रहे, लाला हरदयाल याद रहे, भाई परमानंद याद रहे, करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले याद रहे। इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर पड़ते हैं, बड़ा जोरदार है रेशमी रुमाल षड्यंत्र। 1913 की एक घटना याद रखने वाली बात यही है। दो बंदे थे जिनके साथ ही घटना जुड़ी हुई है, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी और महमूद उल हसन, महमूद हसन कह दो या महमूद उल हसन कह दो, इन दो व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई। सिंपल सा कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रेशमी रुमाल घटना कहां से संबंधित है, तो अफगानिस्तान से। उसे जुड़े हुए दो आदमी कौन थे, तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी और महमूद उल हसन। क्या था इस घटना में, अल्लाह जाने क्या था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कागजों पे इन दोनों लोगों ने क्रांति की योजना बनाई थी कि कैसे भारत को आजाद करवाना है, और वो कागज बाकी क्रांतिकारियों के पास में पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन वो कागज अंग्रेजों द्वारा पहले ही पकड़ लिए गए, इसलिए क्रांति नहीं हो पाई। अब उन कागजों में क्या था, क्या लिखा था, कैसे आजाद करवाने थे, यही जाने इनका काम जाने। हम ये कहते हैं कि भाई साहब बहुत बड़ी चीज थी उन कागजों में। उस दिन यदि वो पकड़े नहीं जाते तो भारत 1913 के अंदर ही आजाद हो जाता, ऐसा हम कहते हैं। जो भी बात हुई ऊपर याद रख लेना आप। सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेंसी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी और आपके दूसरे कौन है, महमूद उल हसन। ये एक बड़े जोरदार व्यक्ति, राजा महेंद्र प्रताप, यूपी के रहने वाले थे, जाट जमींदार थे वहां के, एक बड़े राजा की उपाधि मिली हुई इनको। राजा थे, अपनी रियासत के राजा थे, राजा की उपाधि थी इनके पास। और इनमें युग क्रांति की भावना थी कि नहीं, अपने को आजाद करवाना है देश को। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज वाला प्रस्ताव पढ़ा था, उसमें भाग लेने के बाद में स्वदेशी के रंग में और रंग गए थे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम में, उससे भी थोड़े टाइम पहले तक भारत से बाहर चले गए थे, जर्मनी चले गए थे। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में तब बनती नहीं थी, तो जर्मनी के राजा से इन्होंने कहा कि हम भारत को आजाद करवाएंगे, आप हमारा सहयोग करना। जर्मनी के राजा ने कहा पूरा आशीर्वाद, लड़ो, तन मन धन से सहयोग करेंगे। ठीक। अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान के राजा से वहां से भी कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा पक्का साथ है, आप संघर्ष करो पूरा एकदम। और इन लोगों ने वहां पर जितने लोग थे, इन लोगों ने वहां अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा इंडिया की गवर्नमेंट बना ली। आपने लड़ेंगे, लड़ने के बाद अंग्रेज निकल जाएंगे, उसके बाद राज कैसे होगा, का तय कर लेते हैं, प्रधानमंत्री कौन, गृह मंत्री कौन, पूरे एकदम सरकार तक बना ली थी इन्होंने। और वही है, जर्मनी अफगानिस्तान का सहयोग मिल नहीं पाया, या ये लोग भी इतने सशक्त थे नहीं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ करता था, उसको यहाँ से निकाल पाते। अंग्रेजों का तो सूर्य यदि अस्त भी हुआ था तो उसका रीजन सेकंड वर्ल्ड वॉर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज इतने निशक्त और निर्बल हो गए थे कि संभल नहीं रही थी उनसे अब दुनिया। यदि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता ना, तो अपने अभी भी कोई ना कोई लॉर्ड ही बैठा होता ऊपर यहाँ पे, और अपने उसके नीचे ही रहते रहे होते अब तक। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बापड़े बोरिया बिस्तर उठा के खुद ही चले गए थे। तो 45 से लेके 60 के बीच में लगभग सारे देश ही आजाद करवा दिए थे।
और हम जब कहते हैं भाई हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने देश को आजाद कराया, तब लगता है युगांडा रवंडा तवंडा को किसने आवाज आजाद करवाया, वो भी तो बापड़े आजाद हुए ही हैं। तो वो बात थी। तो पर इनका एक बड़ा नाम है भाई, उस समय बड़ा काम किया इन्होंने, बाहर जाना, वहां के लोगों से कांटेक्ट करना, वहां से समर्थन जुटाना। ये भले ही अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए, उस अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाए ये लोग, पर ये विजनरी सोच भी बहुत बड़ी बात थी। तो राजा महेंद्र प्रताप याद किए जाने चाहिए हमारे द्वारा। वृंदावन में इन्होंने प्रेम महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय लिख दिया इन्होंने, ये महाविद्यालय कॉलेज था ये, कि पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये, भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज था भाई। प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी। और ध्यान रखना, ये प्रेम व्रेम नाम से आपको दिमाग में दूसरी चीजें मत लेना, इधर प्रेम ही लिखा हो ना, हाँ तो प्रेम कॉलेज कर लेना यूनिवर्सिटी की जगह ना। बेटे का नाम था, बेटी का नाम रखा था भक्ति, बेटे का नाम रखा था प्रेम, और अपने बेटे के नाम पे कॉलेज की स्थापना कर दी थी प्रेम महाविद्यालय के वृंदावन में। इसके लिए बाकायदा पूरी जमीन दे दी थी इन्होंने, अपनी राजमहल दिया था, अपनी चल अचल संपत्तियां दी थी। बड़े दानवी टाइप के। एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो तमाम गुण राजा महेंद्र प्रताप के अंदर थे। आप इन्हें याद रखना भाई, कि कोई ये पूछेगा कि 1915 में किसने अफगानिस्तान में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कर दी थी, इसे जर्मनी ने सपोर्ट तक कर दिया था, तो राजा महेंद्र प्रताप थे। बरकतुल्ला खान और हुआ करते थे इनके साथ में, जिनको वहां पे प्रधानमंत्री बनाया गया था। खुद बने थे राष्ट्रपति और बरकतुल्ला खान को बनाया गया था प्रधानमंत्री। तो ये भाई आपके अफगानिस्तान के अंदर होने वाली सी बात है। हमने विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा, इंग्लैंड में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और अफगानिस्तान में, 4 जगह पर देखा हमने। अब हम देखेंगे ये जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो पहले हमने भारत में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में देखा, फिर हमने विदेशों में देखा, इसका कुछ महत्व भी है या नहीं है। तो महत्व देखते हैं हम, उसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि महत्व जब भी होता है तो बाद में आने वाली तमाम घटनाएं महत्व होती है। वापस वही देख लो कि स्वदेशी आंदोलन हुआ है 1906-7, होम रूल चला है 1916, बीच के 10 साल के अंदर तो कुछ है ही नहीं। 10 साल में राष्ट्रीय आंदोलन तो एकदम बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? तो आप कह दोगे सर कि साथ में तो गरमपंथी नरमपंथी अलग ही हो गए थे। जब आपस में घर में जुतम पेजार हो रखी है तो अंग्रेजों के खिलाफ जाके क्यों लड़ेगा? निश्चित रूप से, कि लड़ने वाली शक्तियां जब आपस में बंट गई तो लड़ाई करेगा कौन? पर इन बीच के 10 सालों में भी जब नेशनल मूवमेंट बंद पड़ा है, बीच बीच में बम फोड़ के उस नेशनल मूवमेंट की निष्क्रियता को भंग करने का, वो जो निस्तब्धता हुआ करती थी उसको भंग करने का कोई प्रयास कर रहा था, तो वो बेचारे क्रांतिकारी थे। प्रयास कितने सफल हुए कितने असफल हुए बहुत दूर की बात है, परंतु उन दिनों में इन्होंने उस नेशनल मूवमेंट को चलायमान तो रखा था, उस नेशनल मूवमेंट को गतिशील बनाने में तो इनका मुख्य योगदान है। तो सबसे बड़ी बात है कि निष्क्रियता के दौर में जब सब सो रहे थे ये जाग रहे थे। ये कहीं कोई बम फोड़ रहा है, कहीं पे कोई किसी को गोली मार के आ रहा है, हलचल तो रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होता रहे। तो वो काम इनके द्वारा किया गया। उस निष्क्रियता के दौर में लड़े हैं भाई। लड़ाई के दौर में तो सब लड़े, जब कोई ना लड़े तब लड़े, वो अपने आप में दूसरी बात है। एक तो ये बात, फिर वो जो हम हमेशा कहते हैं कि एक अकेला लड़का जाके किसी को गोली मार के आ रहा है, उस लड़के को पता है कि पकड़ा गया तो फांसी लगा दी जाएगी, उसके बावजूद वो ऐसा कर रहा है। इससे बेहतरीन व्यक्तिगत त्याग और बलिदान का उदाहरण हो ही क्या सकता है। तो पर्सनल सैक्रिफाइस के जो एग्जाम्पल सेट किए थे ना इन लोगों ने, वो अपने आप में मानी जाने वाली बात है। और जब एक कोई 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का जाके ऐसी बात करता है, किसी को यूं मार के आता है, तो क्या दूसरे लोगों में जोश नहीं आता? खून खोलता है, रोम रोम खड़ा होता है। ऐसी बातों को सुनने के बाद जब यूं अपने को एक रोमांच सा फील करते हैं, तो आप सोचिए उस समय जो लोग रहे होंगे उन पे यार वो बातें कैसे गुजरी होगी। मतलब किसी एक जर्मन कवि का किसी का एक स्टेटमेंट है, मैं भूल रहा हूं, कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन दिनों में नहीं था जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी तो युवा, जो उस समय जो युवा थे वो एक अलग लेवल के लोग रहे होंगे जिन्होंने वो क्रांति की इन बातें सोची होगी। ये वो लोग रहे हैं भाई। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, करतार सिंह सराबा, विष्णु पिंगले, मदन लाल धिंगड़ा, अनंत लक्ष्मण करकरे, वीर सावरकर, इन तमाम लोगों को देख के उस समय के युवाओं में और जोश आया था। युवा नेशनल मूवमेंट से जुड़े थे, और जब तक युवा शक्ति नेशनल मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े तब तक नेशनल मूवमेंट का मतलब ही क्या है? युवा वह है जो हवा का बहाव अपनी तरफ लेके जाता है। आप युवा शब्द को जब उल्टा करेंगे तो अर्थ ही वायु होता है, कि युवा वह है जो वायु की गति को बदल दे, या युवा वह है जो वायु का बहाव बदल के रख दे। तो ये वो बहाव बदलने वाले लोग थे।
उस फ्लो को बदलने वाले लोग थे। और जब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो नेशनल मूवमेंट का सोशल बेस बढ़ेगा या कम होगा? निश्चित रूप से सोशल बेस बढ़ जाएगा। इनकी वजह से नेशनल मूवमेंट गांव तक पहुंचा। पहले नेशनल मूवमेंट जैसी चीजें शहरों तक थी, भले नरमपंथी हो और भले गर्मपंथी हो। हुए पूना में, नासिक में, बॉम्बे में, मद्रास में, अड़ियार में, कलकत्ता में, बेलगाम में इकट्ठे, लगाए नारे,